गॉथिक हॉरर, फोकलोर और नोआर मिस्ट्रीज का ये कॉम्बिनेशन जो डेकेड्स के थ्रू आर्टिस्ट्स, स्टोरी राइटर्स और नॉवेलिस्ट्स का इंस्पिरेशन रहा है। हेलबॉय। Still waters keep on running. He leadeth me, it's true. The Lord is my shepherd, I shall not want when I lean on you. Be still a while and know that I am God. Sing that. हेलबॉय सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉल्यूम 1 से नहीं बल्कि एक रफ स्केच से चालू हुआ था, और ये रफ स्केच तक पहुंचने की जर्नी हमारे काफ़ी फेवरेट स्टूडियोज़, कैरेक्टर्स और सीरीज़ के थ्रू जाता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में माइक ने बोला है कि जब 13 साल की उम्र में उन्होंने ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला पढ़ी, उनके लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। हमारे करंट एज में ड्रैकुलास, वैम्पायर्स ये बहुत ही कॉमन पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। मगर ये नॉवेल थी जिसने ओरिजिनल आइडिया कि एक ड्रैकुला और वैम्पायर टाइप बीइंग क्या होता है, वो एस्टैब्लिश किया था एक मॉडर्न सोसाइटी में। उन्होंने अपना प्रोफेशनल कॉमिक्स करियर 1980s में मार्वल के साथ चालू किया, जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक इंकर की तरह जॉइन किया। जनरली वेस्टर्न कॉमिक्स में 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं एक कॉमिक के क्रिएशन में, मगर एक सेट ऑफ कॉमिक्स जिसको आगे जाके मार्वल मेथड का बिगिनिंग कहा जाएगा, उसमें एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस था। एक स्क्रिप्ट राइटर जो कि एक बेसिक स्क्रिप्ट और आउटलाइन देता है, पेंसिलर जो कि रफ स्केचेस से आउटलाइन कंप्लीट करता है किसी भी कॉमिक बुक की और उसको एक इशू या फिर एक 20 पेज के सेट में कन्वर्ट करता है, इंकर जो कि ब्लैक इंक से पेजेस को भरता है जिससे हमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट मिल सके ब्लैक्स और वाइट्स में, कलरिस्ट और फाइनली लेटरर स्पीच बबल्स में स्क्रिप्ट पढ़ता है। तो माइक ने सबसे पहले एक इंकर की तरह मार्वल को ज्वाइन किया था और उन्होंने काफ़ी टाइटल्स जैसे पावर मैन, आयरन फिस्ट, डेयर डेविल और डिफेंडर्स पे काम किया। लेकिन इंटरव्यूज़ में मिनियोला ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो इंकिंग में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और शुरुआत में अपने काम को बस एवरेज ही समझते थे। जल्दी उन्होंने पेंसिलिंग पर ज़्यादा फोकस करना चालू किया, जहाँ उनको ज़्यादा क्रिएटिव कंट्रोल और एक्सप्रेशन मिल रहा था। 1980s के दौरान उन्होंने मार्वल और डीसी दोनों के लिए प्रोजेक्ट्स किए, जैसे रॉकेट रकून, इनक्रेडिबल हल्क, अल्फा फाइट और डीसी के टाइटल्स जैसे वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टॉन और कॉमिक ऑडिसी। इस फेज़ में उनकी स्टाइल ग्रेजुअली ट्रेडिशनल सुपर हीरो लुक से हटकर डार्कर एटमॉस्फेयर बेस्ड आर्ट की तरफ शिफ्ट होने लगी थी। मिन्योला के करियर का एक मेजर माइलस्टोन बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट, ये एक विक्टोरियन एरा बैटमैन की स्टोरी थी। इस बुक ने उनको गॉथिक सेटिंग, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और वो मूडी एटमॉस्फेयर दिया जो हम आगे चलकर हेलबॉय कॉमिक्स में बहुत देखेंगे। ये बुक इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बुक के बाद क्रिटिक्स, राइटर्स सब कोई मिन्योला का एक डिस्टिंक्ट स्टाइल रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। हेवी ब्लैक इंक्स, सिंप्लीफाइड फॉर्म्स और ऐसा डिजाइन जो रियलिटी और एचपी लवक्राफ्ट के कॉस्मिक हॉरर को मिक्स कर रहा था। और अब हम फाइनली आते हैं सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे। सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वर्ल्ड बिल्डिंग, स्टोरी, ओवरऑल आर्क सब कुछ मिलियोला ने खुद डिजाइन किया, मगर उन्होंने स्क्रिप्ट एक बहुत ही वेल सीजन्ड राइटर जॉन बर्न पे छोड़ा। जॉन बर्न ने काफ़ी क्लासिक कॉमिक्स जैसे एक्स-मेन, फैंटास्टिक फोर, नेक्स्ट मैन और यहाँ तक कि उन्होंने सेबर टूथ, एमा फ्रॉस्ट और बिशप जैसे कैरेक्टर्स को को-क्रिएट भी किया है। हम यहाँ पे एक फ़ील महसूस कर सकते हैं ओल्ड टाइम डिटेक्टिव कॉमिक्स का एक डार्क मूडी एटमॉस्फेयर के साथ। बहुत ही धीरे-धीरे ये बुक हमको ये एहसास दिलाती है कि हेलबॉय की बैक स्टोरी ग्रैंड और ग्रैंडर होते चले जाएगी। लेकिन उसी के बीच में हम हेलबॉय और बीपीआरडी का एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप भी देख सकते हैं, जो हमारे आगे की जर्नी को बहुत अफेक्ट करेगी। जब हम वेक द डेविल की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो हम मिन्योला का स्टाइल और डेवलप होते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ पे फाइनली रास्पुटिन के फाइनल अटेम्प्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हम एक्चुअली में देख सकते हैं कि बाकी सुपर हीरोज़ की तरह हेलबॉय कभी भी किसी आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू नहीं जाता है। बहुत सारे लोग उसको प्रोपोज़िशन देते हैं कि उसका फ्यूचर क्या है, वो एक्चुअली में है कौन? और यहाँ पे हेलबॉय और माइक की सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है। माइक ने भी इंटरव्यूज़ में कहा है कि उनका फ़ेवरेट तरीका है वो बनाना जो उनका मन करता है
और हेलबॉय का भी फेवरेट तरीका जीने का यही है कि वो उसको वो करना है जो उसका मन करता है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 एक्शन पैक्ड ज़्यादा हैं और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 4 फिलोसफिकल ज़्यादा हैं। वॉल्यूम 2 स्ट्रेंज प्लेसेस में हम ज़्यादा फोकस करते हैं बीपीआरडी और हेलबॉय के रिलेशनशिप के बीच में। इस पूरे वॉल्यूम के थ्रू हम उनका एक स्ट्रेन रिलेशनशिप फील कर सकते हैं। इस पूरे बुक के दौरान हम धीरे-धीरे देख सकते हैं कि कैसे हेलबॉय रियलाइज़ करता है कि बीपीआरडी के लिए मीन्स टू द एंड ज़्यादा ज़रूरी है और वो और उसके दोस्त एक्सपेंडेबल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं प्राइज्ड मेंबर्स की जगह। स्ट्रेंज प्लेसेस और मिनियोला की राइटिंग में एक अलग बात ये भी है कि बहुत सारे इवेंट्स बस रैंडमली अकर कर जाते हैं। उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, उनका कोई कॉज नहीं। वो बस रैंडम मिस्टेक्स या रैंडम अकरेंस होती है, जो कि स्टोरी को हमेशा एक अलग ही एंगल देती है रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, जो कि मर्फीज लॉ की तरह है कि व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर इन चारों वॉल्यूम्स में से मुझे कोई चूज करना हो कि सबसे ज्यादा एक्शन पैक्ड कौन सा है, तो वह है हेलबॉय द वाइल्ड हंट। हमारे पास सब है, विचेस, ओल्ड फोक टेल्स, वैम्पायर्स, फेरीज, किंग आर्थर और उनकी आर्मी, आर्मीज ऑफ इंग्लैंड, और विचेस और उनकी आर्मी। हेलबॉय एक तरीके से, हेलबॉय इन हेल, हेलबॉय का एंड है इस वर्ल्ड में। जब माइक ने फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस के लिए इस वॉल्यूम को ख़त्म किया, तो उनके लिए एक तरीके से हेल बॉय का आर्क ख़त्म हो गया था। मगर ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ऐसा नहीं था। जेनी टारकाउस्की के प्राइमल या सामुराई जैक के सीजन 5 की तरह हेल बॉय इन हेल मिनियोला के मैग्नम ओपस का एंड है। हम फाइनली उनके आर्ट को, डायलॉग को और जिन चीज़ों से वो इंस्पायर हुए थे उसको एक फुल पिक्चर बनते हुए देख सकते हैं। मिनिमलिस्टिक डायलॉग्स, एक परफेक्ट ब्लेंड रियलिटी और घोस्ट्स के बीच में। मैंने वॉल्यूम 4 के कोई भी इमेजेस इसलिए यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी वहाँ तक पहुँचे उसके लिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस हो। अगर आप इंट्रीग्ड हैं ये देखने के बाद और आपने हेलबॉय कभी नहीं पढ़ी है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अभी जाएँ और इसको पढ़ें। मेरे साथ अभी तक रहने के लिए थैंक यू और अंटिल नेक्स्ट टाइम।